कोरोना काल का किसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया? कोरोना काल में कौन है जो सबसे ज्यादा मालामाल हुआ? कोरोना काल में किसे सबसे ज्यादा पैसों का फायदा हुआ? कोरोना काल में भी किसकी कमाई दिन दुनी रात चौगुनी वाली स्टाइल में बढ़ी? कोरोना काल में ऐसा कौन है जिसके फंड में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगा? दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें मालूम है। आप में से भी ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि उन्हें इन सवालों का जवाब पता है। अधिकतर लोग इन सवालों का जवाब देंगे चाइना। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा फायदा चीन ने उठाया। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि कोरोना काल में आपदा के वक्त भी चीन ने कमाई का अवसर खोज निकाला और अपना खजाना भरकर मालामाल हो गया। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ी समझने वाली बात है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा किसी ने मुनाफा काटा है तो वो चाइना नहीं है। वो कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, और उन कंपनियों को वरद हस्त प्राप्त है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। जी हां, इस क्लू के सहारे अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना काल में जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है वो है अमेरिका की कंपनी फाइजर। फाइजर वही कंपनी है जिसने कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे पहले अहम हथियार यानी कोरोना वैक्सीन रिकॉर्ड टाइम में बनाने का करिश्मा कर दिखाया था, जिसके बाद फाइजर ने जमकर चांदी कूटी है। इधर पूरी दुनिया चीन को कोस रही थी, उधर फाइजर चीनी वायरस को दिल से दुआ दे रहा था, क्योंकि इसी का डर पूरी दुनिया में इस कदर था कि वैक्सीन बनाने से पहले ही फाइजर ने अपना पूरा स्टॉक ही बेच दिया था, वो भी एडवांस में मोटी रकम लेकर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोरोना की दवा बनाने और बेचने में दूसरी कंपनियां पीछे रही। प्रॉफिट उन्होंने भी कमाया, लेकिन फाइजर की तरह नहीं, क्योंकि ब्रिटिश स्वीडिश वैक्सीन कंपनी एस्ट्राजेनेका और अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने ऐलान कर दिया था कि वो कोरोना की दवाई को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बनाएंगे। महामारी खत्म होने तक उन्होंने कोरोना की दवा को बिना प्रॉफिट बेचने का ऐलान किया था। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, सिनोवेक, गैमेलिया रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी, नोवावेक, क्योरवेक की कमाई का पूरा एक्सरे। मैं आपको बताने वाला हूं कि इनमें से कौन सी वैक्सीन कंपनी कैसे रातों रात मल्टी बिलियनियर बन गई, कैसे WHO की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। दोस्तों, WHO के मेंबर की कुर्सी पर अमेरिका ने क्यों ठोकर मार दी? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों जिनका आपको जवाब मिलने वाला है। तो इससे पहले कि आपको कमाई के फाइजर के तमाम हथकंडे बताएं, ताकि आप ये समझ सकें कि वो कैसे पैसे का पहाड़ खड़ा कर रही है, आपको बता देते हैं कि वैक्सीन बनाने वाली दूसरी कंपनियों ने कितनी कमाई करी है। तो कमाई के मामले में दूसरी कंपनी का नंबर आता है, वो है मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन। ये वैक्सीन कंपनी भी अमेरिका की है और मैसाचुसेट्स में वैक्सीन का प्रोडक्शन करती है। इस वैक्सीन को -20 डिग्री पर स्टोर करना होता है। ब्रिटेन ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के 17 मिलियन डोज खरीदे हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन ने 310 मिलियन टीके खरीदे और अगले साल के लिए 150 मिलियन टीके की बुकिंग भी करा ली है। अमेरिका ने मॉडर्ना से 2 डोज के लिए $30 के हिसाब से 300 मिलियन टीके खरीदे हैं, जबकि जापान ने 50 मिलियन टीके। यूरोपियन यूनियन को मॉडर्ना के टीके $36 प्रति 2 डोज बेचे गए हैं, जो फाइजर से $3 सस्ते हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन की बम्पर सेल के बाद कंपनी ने उम्मीद जताई है कि इस साल उसे 18 से 20 बिलियन डॉलर का मुनाफा होगा। विश्लेषक जेना वेंग ने कहा है कि मॉडर्ना की कमाई इस साल 19.5 बिलियन डॉलर, अगले साल 12.2 बिलियन डॉलर और साल 2023 में 11.4 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2010 में बनी इस कंपनी के शेयर्स में पिछले 12 महीने में
372% का उछाल ले चुके हैं। यानी अगर आपने इन शेयर्स में 100 रुपए का निवेश किया है तो अब आपकी ये रकम 372 रुपए हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं अमेरिका की दूसरी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन से होने वाली कमाई के बारे में। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने दुनिया की पहली सिंगल शॉट वैक्सीन बनाई है, यानी इसकी एक ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी खासियत यह है कि इसे सामान्य फ्रिज में भी 3 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। लिहाजा फरवरी के अंत तक अमेरिका में मंजूरी मिलने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन को बम्पर ऑर्डर्स मिले हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने ही 30 मिलियन डोज और भविष्य में 22 मिलियन डोज खरीदे हैं। इस कंपनी से यूरोपियन यूनियन ने तो 400 मिलियन से ज्यादा टीके खरीदे और कोवैक्स नेशन में 2022 तक 500 मिलियन डोज इसके भेजे जाएंगे। इस साल ही कंपनी को $10 बिलियन से ज्यादा की कमाई की उम्मीद है। यानी दोस्तों, अकेले अमेरिका ने ही कंपनी से 100 मिलियन टीकों की खरीद की है और 200 मिलियन डोज की बुकिंग की है, जिससे कंपनी को $3 बिलियन की कमाई होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगली वैक्सीन की कमाई की। तो कमाई के पायदान पर चौथे नंबर पर है एस्ट्राजेनेका। एसवीबी लीरिंग के एनालिसिस के मुताबिक इस साल कंपनी को $1.9 बिलियन और साल 2022 में $3 बिलियन की कमाई हो सकती है। कंपनी ने बिना मुनाफे के अपनी वैक्सीन बेचने का ऐलान किया है। इस साल एस्ट्राजेनेका की 3 बिलियन डोज सप्लाई हुई हैं, जिन्हें 2 टीकों के लिए $4.3 से $10 तक के दामों पर बेचा गया है। चलिए अब बात करते हैं सिनोवेक की। हालांकि सिनोवेक बनाने वाली इंडोनेशियन फार्मा कंपनी ने अपनी कमाई के आंकड़े डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन चीन के कुछ इलाकों में इसने 2 डोज के लिए $60 तक वसूले हैं, जबकि इसने अपने देश में $27.4 के हिसाब से टीके बेचे हैं। सिनोवेक ने वैक्सीन के 40 मिलियन टीके बेचे हैं। दोस्तों, कमाई के मामले में 5वें नंबर पर है गैमेलिया इंस्टीट्यूट और रूस की बनाई वैक्सीन स्पुतनिक वी। हंगरी और स्लोवाकिया के साथ ही ईरान, अल्जीरिया और मैक्सिको समेत दुनिया के 60 देशों ने रूस की स्पुतनिक वी का ऑर्डर दिया है। एस्ट्राजेनेका भी अपनी 2 शॉट वैक्सीन के साथ स्पुतनिक वी को दिए जाने की टेस्टिंग कर रहा है। 10 देशों के 15 मैन्युफैक्चरर्स इसके 1.4 बिलियन टीके बना रहे हैं। ये डेवलपर्स 2 टीकों के लिए $20 तक चार्ज कर सकते हैं। हालांकि रूस अपने देश में ये वैक्सीन मुफ्त लगवा रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत ने इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया है और ये भारत में भी लगाई जाएगी, जो करीब $700 की 1 डोज पड़ेगी। दोस्तों, कमाई के मामले में 6ठे नंबर पर है नोवावैक्स। अब तक नोवावैक्स को 300 मिलियन डोज का ऑर्डर मिल चुका है, जिसमें ब्रिटेन में 60 मिलियन डोज के साथ यूरोपियन यूनियन के देश कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कंपनी अफ्रीका को $3 प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दे रही है। इन डील्स के आधार पर नोवावैक्स ने इस साल अरबों डॉलर कमाने का अनुमान लगाया है। हालांकि कंपनी ने अपनी कमाई के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। कंपनी भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जून-जुलाई तक 2 बिलियन टीके और बनाने की राह पर है। कंपनी के शेयर्स इन दिनों इसकी कमाई की दास्तान बता रहे हैं, जिसमें 1128% की ग्रोथ है। यानी अगर आपने शेयर्स में ₹100 लगाए थे तो अब आपको ₹1128 और मिल चुके हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं उस कंपनी के बारे में जिसने कमाई के मामले में इन सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। आपको यह भी बताते हैं कि कैसे फाइजर कमाई के मामले में दुनिया की तमाम फार्मा कंपनियों की बादशाह बन चुकी है। दोस्तों, पिछले साल 2020 में जब दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो दवा कंपनी फाइजर ने रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन बना ली थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया इसी का इंतजार कर रही थी कि कैसे भी करके कहीं से भी कोरोना वायरस का तोड़ मिल सके। इसके लिए दुनिया कोई भी कीमत तक देने को तैयार दिख रही थी। दवा के बिजनेस में पैसा लगाने को मूल मंत्र मानने वाले फाइजर ने इसी मौके का फायदा उठाया।
फाइजर ने अपनी कोरोना वैक्सीन बनाई और दुनिया में लॉन्च की और बस इसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक होता गया। फाइजर कंपनी पैसों के पहाड़ खड़ा करती गई, कमाई के कीर्तिमान बनाती गई। आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ फाइजर को कोसने भर के लिए कोस रहे हैं। फाइजर के मनी माइंडेड होने की बात हम यूं ही नहीं कर रहे, इसके लिए भी अपने कारण, लॉजिक और मजबूत तर्क हैं। दरअसल जब फाइजर ने दुनिया में कोरोना का टीका उतारा तो भी उसके दिमाग में कमाई ही पहला मकसद था। हालांकि कई दवा कंपनियां, जिनमें भारत की सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक भी शामिल थी, वो कोरोना वायरस का टीका बनाने पर सिर्फ इसलिए काम भर नहीं कर रही थी कि उनसे इनको मोटी कमाई होगी। वो टीका इसलिए बना रही थी कि इससे कोरोना के खिलाफ दुनिया की लड़ाई को और मजबूती दी जा सकेगी। हम पहले जो सिर्फ अपने आत्मबल के सहारे कोरोना से लड़ रहे थे, टीका खोज लिया जाता तो उस आत्मबल को वैक्सीन का सहारा मिल जाता। लेकिन इससे बिल्कुल इतर वैक्सीन बनाने वाली फाइजर कंपनी ने कोरोना का वैक्सीन खोजने के साथ ही एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। वो ऐलान ऐसा था कि फाइजर अपनी कोरोना वैक्सीन को ऊंचे दामों पर बेचेगी, यानी जिसे खरीदना हो वो खरीदे, नहीं खरीदना हो वो भाड़ में जाए। फाइजर ने मार्केट की नब्ज को पकड़ते हुए यह बड़ा फैसला लिया था, क्योंकि कंपनी जानती थी कि जिस दौर में दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, उस दौर में उसका टीका ना खरीदना लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जान बचाने के लिए दुनिया ऊंची से ऊंची कीमत देने के लिए राजी हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि अन्य कई प्रतिद्वंदी दवा कंपनियों ने फाइजर के उलट अपने कोरोना वायरस वैक्सीन से मुनाफा कमाने पर ध्यान नहीं देने का फैसला किया था। तो कोरोना काल में फाइजर ने मोटी कमाई के लिए जो चाल चली थी, उसका रिफ्लेक्शन उसके खजाने पर दिखाई भी दिया। बाकायदा फाइजर ने इस बात की तस्दीक खुद की है। फाइजर ने खुद डिक्लेयर किया है कि इस साल सिर्फ 3 महीने में कंपनी ने 3.5 अरब डॉलर की कमाई की है। ये कंपनी के कुल रेवेन्यू का करीब 1/4 है। कोरोना वैक्सीन फाइजर की कुल कमाई में बड़ा योगदान दे रही है। फाइजर ने हालांकि ये नहीं बताया कि उसने कोरोना वैक्सीन बेचकर कितना मुनाफा कमाया है। कंपनी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन बनाने के बाद मुनाफे का उसका पहला वाला अनुमान 20% तक बढ़ना तय है। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फाइजर दवाएं बेचकर अब तक 100 रुपए मुनाफा कमाती थी, तो अब उसकी कमाई में अकेले 20 रुपए कोरोना वैक्सीन बेचने से ही आ जाएंगे। इसका मतलब यह भी है कि पहली तिमाही में ही फाइजर का वैक्सीन से मुनाफा 90 करोड़ डॉलर के करीब है, यानी 64 अरब रुपए। फाइजर ने दुनिया में सबसे पहली कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलप कर ली थी और इसी वजह से उसे काफी तारीफें मिल रही थी। फाइजर का दावा है कि कोरोना वैक्सीन ने दुनिया भर में लोगों की जान बचाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन हम जानते हैं कि अपने बेटे को कोई काना नहीं कहेगा, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इंसान की ये फितरत होती है कि वो जो कुछ करता है, जो कुछ बनाता है, उसे ही सर्वश्रेष्ठ लगता है। फाइजर को भी यही गुमान है, लेकिन फाइजर कंपनी एक ढीठ व्यापारी भी है जो जानती है कि कैसे प्रॉफिट कमाया जाए। लिहाजा उसने बड़े ही शातिराना तरीके से अपनी वैक्सीन को मुंह मांगे दामों पर बेचा और महज 3 महीने में ही अकूत कमाई का पहाड़ खड़ा कर दिया। कैसे किया उसने ये सब, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे फाइजर ने अपनी वैक्सीन सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए प्रोपेगेंडा रचा। इसके लिए उसने WHO को अपना मोहरा बनाया। फाइजर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से दिसंबर में ही अपनी वैक्सीन से टीकाकरण के लिए इमरजेंसी अप्रूवल ले लिया। कोरोना महामारी फैलने के बाद WHO ने किसी वैक्सीन को पहली बार मान्यता दी थी। WHO के इस फैसले ने फाइजर के लिए उन देशों में अपने टीके बेचने के दरवाजे खोल दिए जो उसका टीका खरीदने की ताकत रखते थे। दरअसल ये वो दौर था जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त थी कि वो किसी भी कीमत पर इसकी दवा खरीदने को तैयार थी। फाइजर ने अपनी वैक्सीन बेचने के लिए सोशल मीडिया, समाचार चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन मीडिया में कोरोना को लेकर फैले डर को अपना हथियार बनाया। फाइजर ने पहले तो दुनिया को कोरोना वायरस से इतना डराया कि वो इस डर से निजात पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएं। फिर उसने बड़े ही शातिराना अंदाज से WHO के जरिए दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि फाइजर बायोटेक की वैक्सीन लगवाने से उनकी जान बच जाएगी। बस फिर क्या था, धड़ाधड़ बढ़ने लगे फाइजर की वैक्सीन का बिक्री का ग्राफ।
दोस्तों यहां पर एक जागरूक दर्शक होने के नाते आपके जहन में एक सवाल जरूर उठता होगा, वो ये कि क्या WHO को दूध पीता बच्चा है कि फाइजर ने उसे जो कुछ कहा WHO ने वो कर भी दिया। आखिर WHO ने फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल क्यों दिया जबकि इसकी टेस्टिंग तो पूरी भी नहीं हुई थी। दरअसल इस सवाल के जवाब के पीछे सारा फंडा है WHO को होने वाली फंडिंग का। बड़ी बड़ी दवा कंपनियां WHO का खजाना पैसों के बूते भरती रहती हैं ताकि वो WHO के जरिए अपनी कमाई को आसमान तक पहुंचा सकें। इसके लिए आपको WHO की फंडिंग की थोड़ी जानकारी देते हैं। WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक WHO को अमेरिका और दूसरे देशों में 35.41% फंड आता है। जनहित में काम करने वाली संस्थाएं WHO को 9.33% फंड देती हैं, जबकि 8.1 फंड UN संस्थाएं देती हैं। इसके अलावा बहुत से देश WHO की सदस्यता पाने के लिए भी पैसे देते हैं, जबकि अमेरिका WHO की फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 15% देता है, जबकि भारत 1%। तो WHO की फंडिंग के ये आंकड़े देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि पूरा खेल क्या है। अगर फिर भी नहीं समझे तो हम आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर के सेहत से जुड़े प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। जैसे पोलियो खत्म करने के लिए साल 2019 में करीब $1 अरब लगाए गए थे। ये संगठन की कुल फंडिंग का लगभग 19% था। $8.77 पोषण के कार्यक्रम को दिए गए। टीकाकरण के लिए 7% फंड लगाया गया। अफ्रीकन देशों को WHO की ओर से $1.6 अरब दिया गया ताकि वो यहां बीमारियों पर काम कर सकें। साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया को $375 मिलियन दिए गए। तो WHO इन हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए जो दवाएं, जो उपकरण, जो चीजें और जो सामान खरीदता है या मुहैया कराता है वो भी कहीं से भी खरीदे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। यानी WHO अपने प्रोग्राम चलाने के लिए अपने चहेती फर्म से खरीदारी कर सकता है, जिसका फायदा उस फर्म को होना तय है। और जो देश WHO को 15% फंड देता है, WHO उसकी कंपनी को क्यों बढ़ावा नहीं देगा। फाइजर के साथ भी ऐसा ही हुआ। फाइजर को WHO से इमरजेंसी आधार पर अपनी वैक्सीन बेचने की इजाजत दे दी गई और कहा कि फाइजर बायोटेक वैक्सीन पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे कोरोना वायरस के खिलाफ WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। WHO की वरिष्ठ अधिकारी मैरिएंगेला सिमाओ ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बेहद सकारात्मक कदम है। WHO के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने फाइजर वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता के डेटा को अच्छा पाया है। ये वैक्सीन WHO द्वारा तय किए गए सुरक्षा और प्रभावकारिता के मानदंडों पर खरा उतरती है। नतीजा हुआ कि फाइजर की वैक्सीन पर WHO की मोहर लग गई। अब क्योंकि लोग WHO पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लिहाजा फाइजर की वैक्सीन के प्रति लोगों में विश्वास और पक्का हो गया। और इसी बीच लोगों को कोरोना संक्रमण से मौत के डर को बड़ा दिखाकर फाइजर ने मुंह मांगे दामों पर अमीर देशों को अपनी वैक्सीन बेच दी। उसने वैक्सीन के लिए अमेरिका से ही $39 तक चार्ज किए, जबकि तमाम दूसरी कंपनियां $24 से कम कीमत पर वैक्सीन की 2 डोज उसे दे रही थी। फाइजर ने महंगे दाम पर वैक्सीन भेजी। नतीजा फाइजर को अथाह कमाई हुई, जिसका कबूलनामा उसने अपने तिमाही के नतीजों में कर दिया है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि WHO की इमरजेंसी अप्रूवल के बाद फाइजर की वैक्सीन दुनिया के अमीर लोगों तक पहुंच गई। पिछले ही महीने दूसरे हफ्ते तक दुनिया के अमीर देशों ने फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन हाथों हाथ खरीदी। आलम यह था कि फाइजर बायोटेक वैक्सीन को 70 करोड़ डोज में से 87% बिक गई, जबकि दुनिया के गरीब देशों को फाइजर की कोरोना वैक्सीन का सिर्फ 0.2% ही मिल पाया था। दोस्तों, WHO के आंकड़ों की माने तो अमीर देशों में हर 4 में से 1 व्यक्ति वैक्सीन लगवा चुका है, जबकि गरीब देशों में स्थिति यह है कि 500 में से सिर्फ 1 को कोरोना वैक्सीन लगी है। यानी अमीर देशों को फाइजर ने अपनी वैक्सीन बेचकर चांदी कूटी, जिसमें फाइजर का साथ दिया था WHO ने। हालांकि दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन को दुनिया में बेहद सम्मान के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन इस पर कई बार कुछ खास देशों या फिर कुछ खास मेडिकल जॉइंट्स या फिर फार्मा जॉइंट्स के साथ
या उनकी कठपुतली बन जाने के आरोप लगते रहे हैं। आलम यह है कि कई बार तो इसे वैश्विक मंच पर दुनिया की सबसे करप्ट संस्था तक का करार दिया जा चुका है। डब्ल्यूएचओ की विश्वसनीयता पर सवाल तब भी उठ खड़े हुए थे जब उसने कोरोना से लड़ाई के लिए पाकिस्तान की तारीफ की थी, क्योंकि कोरोना के पहले फेज में पिछले साल पाकिस्तान में ना तो लॉकडाउन लगा, ना तो लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल पाई। अच्छी बात यह रही कि पाकिस्तान अपनी करतूतों के कारण दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ था, लिहाजा कोरोना वायरस की मार झेल रहा पाकिस्तान इस ऑटोमेटेड और नेचुरल आइसोलेशन के कारण कोरोना को काबू में कर सका। डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर सवाल तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े कर चुके हैं। उन्होंने पिछले साल ही अप्रैल महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने देश से घोषणा कर दी थी कि डब्ल्यूएचओ को दिए जाने वाले अनुदान को वो तत्काल प्रभाव से रोकने वाले हैं। ट्रंप का आरोप था कि चीन में कोरोना वायरस की पहचान और उसे महामारी घोषित करने में डब्ल्यूएचओ ने जानबूझकर देरी की है। साथ ही अब डब्ल्यूएचओ चीनी सरकार के इशारों पर काम करने लगा है। ट्रंप सरकार ने डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस लेने का लेटर भी भेज दिया था। अब 6 जुलाई 2021 के बाद अमेरिका डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं रह जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1984 में तय नियमों में साफ लिखा है कि किसी भी सदस्यता को वापस लेने के साल भर बाद ही देश डब्ल्यूएचओ से बाहर हो सकता है। अप्रैल 2020 में ही ट्रंप द्वारा आरोप लगाए गए कि डब्ल्यूएचओ किसी और के हाथों की कठपुतली है, तब साबित हो गए कि जब फाइजर की वैक्सीन ने नॉर्वे में कत्लेआम मचा दिया। फाइजर को बिक्री की इजाजत मिलते ही नॉर्वे ने टीका खरीदा और अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। वैक्सीन मंजूरी के साल भर के भीतर ही 17 जनवरी तक वैक्सीन लगवाने से मरने वालों की संख्या 29 तक पहुंच गई। मरने वाले सभी लोग नर्सिंग होम के मरीज थे और उन सभी की उम्र 75 साल से ज्यादा थी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इन मौतों का संबंध वैक्सीन के साइड इफेक्ट से ही है। सिर्फ नॉर्वे ही नहीं, 6 जनवरी 2021 को मैक्सिको में कार्ला नाम की महिला डॉक्टर को लकवा मार गया। कार्ला के दिमाग में सूजन आई, वो सांस नहीं ले पा रही थी। जान बचाने के लिए उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। 1 जनवरी को पुर्तगाल में फाइजर की वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद ही एक हेल्थ वर्कर की मौत हो गई। बेल्जियम में शख्स की मौत हो गई जिसने 5 दिन पहले ही वैक्सीन लगवाई थी। वहीं बुल्गारिया में 4 लोगों में, फिनलैंड में 5 लोगों में कोरोना के टीके के गंभीर साइड इफेक्ट्स दिखे। आंकड़े और भी हैं। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने फाइजर की जानलेवा वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की ओर मुंह मोड़ रखा है। आलम यह है कि पैसे के बूते मीडिया में इन खबरों को भी दबा दिया गया। डब्ल्यूएचओ ने इनकी रिपोर्टिंग को ही यह कहते हुए बंद करा दिया कि इनसे टीकों के प्रति लोगों में अविश्वास पनपेगा, जो कोरोना को मिटाने के लिए जरूरी टीकाकरण अभियान के लिए ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, डब्ल्यूएचओ को बड़ी फंडिंग करने वाली कंपनियों का साथ गूगल, यूट्यूब, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी देते हैं, क्योंकि यहां भी डब्ल्यूएचओ की करतूतों पर उंगली उठाने वाले किसी भी खबर, रिपोर्टिंग या पेशकश को अपने प्लेटफॉर्म से ही गायब कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही डब्ल्यूएचओ कोरोना की रोकथाम की बाबत उठाए गए मोदी सरकार के कदमों की 2020 में तारीफ किया करता था। कई मंचों पर डब्ल्यूएचओ ने भारत की तारीफ की थी। वही डब्ल्यूएचओ कोरोना की सेकेंड वेव में भारत में वायरस संक्रमण की स्थिति पर चिंता जता रहा है। इसका भी कारण है, दरअसल इसी फाइजर वैक्सीन कंपनी ने भारत में भी अपना महंगा और घटिया कोरोना वायरस वैक्सीन बेचने की कोशिश की थी। कंपनी की कोशिश थी कि भारत में उसकी वैक्सीन को बिना किसी ट्रायल के ही लगाने की मंजूरी दे दी जाए। इसके पक्ष में उसकी दलील थी कि यूरोपीय देशों ने फाइजर बायोटेक की वैक्सीन लगवाई है। उसे ही आधार मानकर भारत सरकार भी हिंदुस्तानियों को फाइजर की वैक्सीन लगवाए और महंगे टीके खरीदकर फाइजर को और ज्यादा अमीर बनाए। लेकिन भारत ने बिना ट्रायल के उसकी वैक्सीन को भारत में उतरने की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि भारत के पास फाइजर की वैक्सीन से बहुत सस्ती, सुरक्षित और स्वदेशी स्तर पर बनी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन मौजूद है। लेकिन दोस्तों, यहां पर आप ये बात हरगिज ना भूलें कि पैसों के बूते डब्ल्यूएचओ को अपने माउथ पीस यानी प्रवक्ता के तौर पर अपने इशारों पर नचाती फाइजर भले ही भारत में अपने पैर ना जमा सकी हो, लेकिन डब्ल्यूएचओ से टीकाकरण के लिए हरी झंडी दिलाकर फाइजर ने ब्रिटेन में सबसे पहले 8 दिसंबर को ही अपनी वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी ले ली थी। इसके बाद दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन के देशों समेत 40 से ज्यादा अमीर देशों में फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। शुरू से लेकर अंत तक अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का मौका देने वाला डब्ल्यूएचओ लगातार बड़ी फार्मा कंपनियों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। तो दोस्तों, शायद आप इस चीज से समझ गए होंगे कि क्या चीन को फायदा ज्यादा मिला या फिर अमेरिका को फायदा मिला, क्योंकि तमाम कंपनियां जो हैं जिनको बड़ा फायदा मिला है वो अमेरिका की कंपनी हैं।
अगर इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो चाइना की कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं सामने आई है जिसको बड़ा फायदा मिला हो, जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करते हैं तो तमाम फार्मा कंपनियां, भारत में जिस रेमडेसिविर की शॉर्टेज हुई है या जो बाकी तमाम दवाइयों की शॉर्टेज हुई है, उनके तार भी अमेरिका से जुड़े हैं। यानी इस कोरोना काल में अगर किसी की फार्मा इंडस्ट्री ने जमकर धन कूटा है तो वो अमेरिका है, ना कि चीन। हम चीन की तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मामला कुछ और। धन्यवाद।